हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का 6th लेक्चर जिसका नाम है पॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉल्यूशन? क्लासिफाई पॉल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूटेंट्स को उनके टाइप्स के आधार पर क्लासिफाई करो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर और सॉइल। Agents that bring about such an undesirable change are called as pollutants। तो हम देखते हैं कि जो भी कोई अनडिजायरेबल चेंज आता है एयर, वाटर या सॉइल के अंदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। और जो एजेंट्स इस अनडिजायरेबल चेंज को लेके आते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल्यूशन कई सारे तरीके का हो सकता है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। टेरेस्ट्रियल के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, या हजार्डस सब्सटेंसेस जिन्हें हम पीयूपीज भी कहते हैं, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उनसे भी पॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले कंपैरिजन है प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो वो होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है जो सीधा सोर्स से निकला और पॉल्यूटेंट बन गया वो। तो इसका एग्जांपल है डीडीटी, एंडोसल्फान। उसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड एज सच बट फॉर्म्स व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो सीधा एमिट होते ही वो पॉल्यूटेंट नहीं होता, पर जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेड ओजोन, पेन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। सेकेंड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव से हमें पता लग रहा है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी अगर क्वांटिटी अगर होगी तो ये हार्मफुल हो जाएगी। तो इसका हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव आर दोज व्हिच आर नेचुरली प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट बट इफ क्वांटिटी एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड देन हार्मफुल। तो ये प्रेजेंट तो होते हैं एनवायरनमेंट में, पर अगर इनकी क्वांटिटी एक्सीड कर जाए तो ये हार्मफुल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है CO2, NO2, SO2। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो NO2 और SO2 है ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट तो नहीं होते एनवायरनमेंट में, तो इनकी जो लेस क्वांटिटी होती है वो भी हम हार्मफुल होती है। इसका एग्जांपल है पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, एंडोसल्फान। थर्ड है हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। Pollutants that can be decomposed by microbial action are called biodegradable pollutants. Example: paper, cow dung, wood crumbles, etc. And pollutants that cannot be decomposed by microbial action are called non-biodegradable pollutants. इसका एग्जाम्पल है हैवी मेटल्स, प्लास्टिक्स, DDT। इन जो नॉन डिग्रेडेबल है, जो हजार्डस सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। What are the government efforts for the protection of environment in India? That is, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environment Protection Act 1986, National Green Tribunal 2010, Bharat Stage Emission Standard 2000। इनके बारे में हमें बताना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। Our constitution originally did not contain any direct provision regarding the protection of natural environment. However, after the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in 1972, Indian Constitution was amended to include protection of the environment as a constitutional mandate. तो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली तो नहीं था, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई जो हमारे स्टॉकहोम में हुई 1972 में, और उसकी वजह से फिर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया। तो हम देखते हैं कि जो उसके बाद काफी सारे एक्ट्स भी आए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1972 के अंदर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जो 1971 ईयर है उसका। उसके बाद 1976 के अंदर हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आया, DPSP के अंदर इंक्लूड किया गया। और फंडामेंटल राइट जो है उसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारा राइट टू एनवायरनमेंट है उसको इंक्लूड किया गया। फिर हम देखते हैं 1980 से 85 के बीच में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनती है, और 1986 के अंदर एक अम्ब्रेला एक्ट आ रहा है जिसका नाम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 केम इनटू फोर्स सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड इज कंसिडर्ड
umbrella legislation as it fills many lacuna in the existing legislations. तो हम देखते हैं कि एक ये अम्ब्रेला एक्ट है. इससे पहले हम देखेंगे कि एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आ चुके थे, पर जो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था इसने एयर और वाटर दोनों को इंक्लूड अपने अंदर कर लिया. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. इसके अगर हम फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है. पहला है इसके अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड. तो हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी के लिए तो सीपीसीबी बन रहा है, जबकि स्टेट्स के लिए एसपीसीबी का फॉर्मेशन किया जा रहा है. उसके बाद हम देखते हैं कि इनको पावर है एसपीसीबी और सीपीसीबी को कि ये इक्विपमेंट टेस्ट कर सकते हैं और सैंपल ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस. उसके बाद अमेंड किया जाता है और इनको एम्पावर किया जाता है कि किसी इंडस्ट्रियल प्लांट को जो डिफॉल्ट कर रहा है उसको क्लोज भी कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है 1981 के अंदर हम देखते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981. तो पहले वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद एयर पे बात आ रही है. तो ये जो एयर का आया था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी हो और पोल्यूशन कम हो सके. तो इसके जो ज्यादातर फीचर्स तो वाटर वाले थे. यहाँ पे हम देखते हैं कि द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स आफ्टर कंसल्टिंग द सेंट्रल बोर्ड एंड नोटिंग इट्स एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. तो हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नापना और चालू किया स्टेट्स ने, और एक एमिशन स्टैंडर्ड भी बनाया. उसके बाद हम देखते हैं कि 1987 के अंदर ये जो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 था, इसके अंदर अमेंडमेंट होता है और इसके अंदर नॉइज पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया जाता है. फिर हमने देखा ये 70s के अंदर था, 80s के अंदर एयर वाला आया और फिर 80s के अंदर ही लेट 80s के अंदर ही हम देखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है. ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हमने अभी पढ़ा था, उसके बाद आया था अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी लेजिस्लेशन बना सकते हो. तो ध्यान रखें, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. और ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रीवियस लॉज सच एज वाटर एक्ट एंड इन द एयर एक्ट. तो हम देखते हैं कि जो सीपीसीबी और एसपीसीबी है वो अब अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो इसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे उनके अंडर में काम करेगी. उसके बाद हम देखते हैं कि 2010 के अंदर इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जब उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन किया इंडिया के अंदर. तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है? ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्ट आया था 2010 के अंदर और ये बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इसने इनेबल किया कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाई जाए जिसका काम होता है कि फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसका काम था कि एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर जो केसेस हो या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड हो या नेचुरल रिसोर्सेज से हो, तो उनकी केस ये सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स. It draws inspiration from the India's constitutional provision Article 48A which assumes the citizen of India the right to healthy environment. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बर्डन है जो हायर कोर्ट्स के ऊपर वो कम किया है इसने, और इसके अंदर जो इसका आप कह सकते हैं जो इंस्पिरेशन है वो आर्टिकल 48 जो हमारे डीपीएसपी के अंदर है उससे ली गई है, जिसके अंदर हेल्दी एनवायरनमेंट की बात की जाती है. इसे हम इसलिए भी स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि इंडिया सिर्फ तीसरा कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसके पास ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सिस्टम है जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के केस सुन सकता है. द ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये इसको गाइड किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. The tribunal is mandated to make an endeavor for disposal of applications or appeals within 6 months of the filing of the same. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है कि 6 मंथ्स में आपको एप्लीकेशन को क्लियर करना है. उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर की जो एनजीटी है ये 7 लॉज के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं, रिगार्डिंग सिविल केसेस जो आते हैं 7 लॉज के अकॉर्डिंग उनको देखता है, जिसके अंदर आता है वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट,
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंट के अंदर जो वाटर और एयर थे वो भी आ गए, इसके अंदर वाटर सेस भी आया है और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 भी आया है। फिर हम देखते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। पर यहाँ पे हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के एक्ट हैं, जिसके अंदर एक तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, इसको कवर नहीं किया जाता, जबकि इसके अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कवर हो जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग की बात करें एनजीटी के, तो हम देखते हैं द ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस ऑफ द चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर. They should hold office for 5 years and not eligible for reappointment. Each bench of the NGT will comprise at least one judicial member and one expert member. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है, इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कोर्ट वाला ही प्रोसीजर है, इसमें एक एक्सपर्ट मेंबर भी बैठते हैं जुडिशियल मेंबर के साथ और एक चेयरपर्सन भी होते हैं, पर हर बेंच पे एक मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर तो होंगे ही होंगे। उसके बाद जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं आपके एनजीटी के, ये रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, जबकि जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो रिटायर्ड जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, जबकि जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। प्रेजेंटली अगर हम बात करें, अभी मंथ है जून का 2020 का, तो आदर्श कुमार गोयल हमारे इस टाइम इनकम्बेंट चेयरमैन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के। फिर इसके अंदर हम फिफ्थ देखते हैं भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। The standards are based on the European regulation that was first introduced in the 2000. तो हम देखते हैं कि जितने भी जो एमिशन होता है, जो व्हीकल एग्जॉस्ट निकलता है, उनके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे BS4 के अंदर, स्टार्ट हुए हैं एमिशन, ये जो हमारे भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है 2000 के अंदर स्टार्ट हुए हैं। और जो BS4 था उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स थे कि एक तो इसके अंदर डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर लगाया गया था, दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया था। तो जो डीजल पर्टिकुलेट मैटर था उसका तो काम था कि जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है या जो पॉल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं उनको फिल्टर करके वो बाहर भेजे, और जो कैटालिटिक कन्वर्टर था वो क्या करता था कि वो जो O3 निकलता था व्हीकल एग्जॉस्ट से उसको रिड्यूस करता था। अगर हम प्रेजेंट की बात देखें तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो BS5 नॉर्म्स है उनको स्किप कर दिया है और डायरेक्टली BS6 नॉर्म्स को एप्लीकेबल बना दिया है अप्रैल 2020 से। पर इसकी वजह से, क्योंकि कंप्लायंस की वजह से, हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स है वो काफी बढ़ गई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन एंड इट्स की एयर पॉल्यूटेंट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। So air pollution is the introduction of particulates, biological molecules or other harmful materials into Earth's atmosphere, causing damages, diseases and death of living organisms. तो हम देखते हैं कि जो particulate या biological molecule या कोई भी harmful material निकलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो living organisms हैं उनकी डेथ हो सकती है, तो उनको डिजीज हो सकती है, किसी तरह का डैमेज हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। अगर हम इंडिया में देखें तो CPCB जो हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो नोडल एजेंसी है जो एनवायरमेंट इश्यूज को देखती है, और इसके थ्रू ही इन्होंने एक नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चालू किया है अक्रॉस द कंट्री, जो डिटरमाइन करता है स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड आल्सो मॉनिटर द मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टार्टेड इन 1982 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम देख रहे हैं 1982 से चला हुआ आ रहा है, फिर 2009 में इसको रिवाइज भी किया गया। तो इसके अंदर 12 की एयर पॉल्यूटेंट है हमारे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोग्राम में। पर अब हम देखेंगे आगे जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर हम 80 पैरामीटर की पॉल्यूटेंट लेंगे, और यही इस टाइम आप कह सकते हैं कि प्रचलन में है। तो अगर हम इसके एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अगर हम 12 पॉल्यूटेंट देखें तो इसके अंदर PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेड ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन एंड बेंजोपायरीन। तो यहाँ पे जो बेड ओजोन की बात की गई है, तो जितनी भी ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर बनती है और एक अपनी थ्रेशोल्ड को पार कर जाती है उसे बेड ओजोन कहते हैं, जबकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी जो ओजोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम द यूवी रेज, तो वो गुड ओजोन कहलाती है। इसके बाद है इसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये 2015 में आया था।
एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रांसलेट्स पोल्यूशन कंसंट्रेशन इन एयर इन द विसिनिटी इनटू अ सिंपल नंबर विच रिफ्लेक्ट्स द एयर क्वालिटी। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन होता है तो एक सिंपल नंबर में बताया जाता है और इससे ही एयर क्वालिटी हमें पता लग जाती है। तो इसका 6 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो जो हमारा गुड, सेटिस्फैक्टरी और मॉडरेट है ये 0 से 200 तक की रेंज में आ जाता है, जिसे हम जीएसएम भी कहते हैं, जो हमारी सिम का भी नाम होता था पहले, जो 2G सिम थी उसे जीएसएम सिम कहते थे। तो 0 से 50 तो गुड होता है, 51 से 100 सेटिस्फैक्टरी होता है, 101 से लेकर 200 तक ये मॉडरेट होता है, जबकि 200 से लेकर सीवियर तक जानते हैं कि ये 100 का इंक्रीमेंट होता जाता है और ये सीवियर तक पहुंच जाता है 500 की रेंज पे। तो इसके अंदर 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जिसका नाम है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वेट ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड। तो हम इसमें देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेंशन नहीं की गई है एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट explain about the major air pollutants and the following term smog, acid rain, fly ash। तो हम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें जो अभी हमने डिस्कस भी किए हैं, सबसे पहले है PM10 एंड PM2.5। इन्हें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। पर्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ लिक्विड एंड स्मॉल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडिंग इन एयर नोन एज एरोसोल्स। तो जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं इसके अंदर लिक्विड या फिर सॉलिड, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं और इन्हें एरोसोल्स कहते हैं। हम एरोसोल को समझे तो एरोसोल क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको एनक्लोज होता है अंडर प्रेशर एंड रिलीज एज अ फाइन स्प्रे बाय मींस ऑफ अ प्रोपेलेंट गैस। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे जैसे पेंट वगैरह के लिए आते हैं आजकल कैंस आते हैं तो उसे हम एरोसोल कह सकते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ SPM इज एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, क्रॉप बर्निंग एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, चाहे व्हीकल से एग्जॉस्ट निकले, चाहे पावर प्लांट से निकले, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, चाहे इंडस्ट्रीज चल रही हो, चाहे क्रॉप बर्निंग हो, इन सब के द्वारा हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तो निकलते ही निकलते हैं। तो हम देखते हैं ये तो हम रोक सकते नहीं, पर हाँ ऐसा जरूर किया जा सकता है कि जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है उनको मोर एफिशिएंट बनाए कि वो एयर के अंदर रिलीज ना हो। जो CPCB है हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका सर्वे ये कहता है कि जो PM2.5 या उससे भी छोटे होते हैं ये ग्रेटेस्ट हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। नेक्स्ट है NO2 एंड SO2। दे आर प्रोड्यूस्ड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड कोल दैट इज एग्जॉस्ट फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज। तो हम देखते हैं कि जो व्हीकल एग्जॉस्ट है उसके अंदर तो फ्यूल, जो हमारा फ्यूल के अंदर आप बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस काम में आती है, और या फिर कोल जो फैक्ट्रीज के अंदर जलाया जाता है, तो इनकी वजह से NO2 और SO2 प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसको वैसे भी समझे तो जो नाइट्रोजन है हमारी, उसके बाद इसी की वजह से NO2 और SO2 की वजह से हम देखते हैं कि एसिड रेन भी होती है। थर्ड है बेड ओजोन। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। तो हम देखते हैं कि अगर ओजोन की अगर हमें थिकनेस नापनी हो फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, तो इन्हें हम नापते हैं डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट। When exhaust from vehicle that is NOx reacts with the volatile organic compound VOC, the bad ozone is produced in the troposphere। तो हम देखते हैं कि जब व्हीकल का एग्जॉस्ट जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसे जब जैसे रिएक्ट करेगा तो हम देखते हैं बेड ओजोन प्रोड्यूस होती है। हम देखते हैं जब हम पेंट्स होते हैं, स्प्रेस होती है, डिओड्रेंट से ओजोन क्रिएट होती है। इट कॉजेज इरिटेशन इन आईज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड। इनकी वजह से देखते हैं बेड ओजोन की वजह से इरिटेशन होते हैं आईज के अंदर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है कोल्ड टू द कोल्ड वो भी कम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो CFCs होते हैं हमारे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड ओजोन की डिप्लीशन के लिए इन द स्ट्रेटोस्फेयर। हम बेड की बात कर रहे हैं, पर जो CFC होते हैं हमारे, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ओजोन डिप्लीशन के लिए। फिर फोर्थ है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जब भी कोई भी इनकम्प्लीट, हम भी देखते हैं कि जो फ्यूल होता है वो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये जब हम स्मोकिंग करते हैं उस टाइम भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये कलरलेस है, ओडरलेस और टेस्टलेस होती है,
और ये रिएक्ट करती है ब्लड के साथ, जिसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इसकी जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होती है ब्लड की वो भी कम हो जाती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद अगर हम स्मॉग की बात करें तो जो स्मॉग होता है, पेट्रोकेमिकल स्मॉग इज हेजी एंड ब्राउन इन कलर, ये ब्राउन कलर का होता है और प्रोड्यूस होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। तो हम देखते हैं कि जब स्मोक, जो व्हीकल का एग्जॉस्ट है और जब फॉग जब मिलते हैं तो पेट्रोकेमिकल स्मॉग बनता है। Smoke can be formed on a sunny day when NOx emission from vehicle exhaust react with sunlight. The interaction of sunlight with chemicals, NOx and VOx, which leads to the formation of the ground level ozone and PAN, peroxyacetyl nitrate. तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो व्हीकल का एग्जॉस्ट है वो वॉक्स से मिला और साथ में सनलाइट भी मिल गई, तो ओजोन और पैन दोनों क्रिएट होती हैं। Normal tropospheric ozone level are less than 0.04 ppm, but ozone levels can high as 12 ppm in these smoke. तो हम देखते हैं कि 12 ppm तक हो जाता है, जो 0.04, जो पॉइंट हमारा हम कह सकते हैं 1% भी नहीं, हम 1% का भी अगर 1% निकालें उतना होता है, तो उससे भी हम देख रहे हैं कि काफी बढ़ जाता है, 12 ppm तक पहुंच जाता है स्मोक के अंदर, और इसकी वजह से इचिंग चालू हो जाती है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर चालू हो जाता है। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, बट की एयर पोल्यूटेंट हमारे AQI के अंदर काउंट नहीं की जाती। नेक्स्ट हमारा एसिड रेन। रेन हैविंग pH बिलो 5.6 इज नोन एज एसिड रेन। तो जो भी रेन जिसका जो pH है वो 5.6 से कम होगा उसे हम कहते हैं एसिड रेन। Emissions of the two air pollutants, nitrogen dioxides and sulfur dioxides, are the main reason for the acid rain formation. They undergo reaction with water in air to form nitric oxide and sulfuric acid found in the acid rain. तो हम देखते हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब रेन के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और इसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये जो एसिड रेन होती है इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो 4 इफेक्ट हैं यहाँ पे। एसिड रेन डज नॉट यूजुअली किल ट्रीज, बट एसिड डिपोजिशन डिस्ट्रॉयज द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो हम देखते हैं कि एसिड डिपोजिशन से डायरेक्टली तो ट्रीज की डेथ नहीं होती, पर जो सरफेस होती है लीव्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। व्हेन सॉइल बिकम्स acidified, essential nutrients such as calcium and magnesium are leached out before the trees and plants can use them to grow. तो हम देखते हैं कि क्योंकि सॉइल एसिडिफाइड हो जाती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो लीच्ड आउट रहते हैं, मतलब सॉइल होराइजन में चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, और इसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इट्स लीड टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो हम देखते हैं वाटर बॉडीज के अंदर भी एसिडिफिकेशन कर देता है उसका, और उसकी वजह से भी प्लांट और एनिमल लाइफ इफेक्ट होती है। एसिड रेन ऑल्सो डिस्टर्ब द नेचुरल साइकिल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो जो हमने देखा था, जो हमारी सल्फर है और जो नाइट्रोजन साइकिल है ये भी इफेक्ट होती है एसिड रेन से। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश। तो ये फ्लाई ऐश आप कह सकते हैं कि जितनी भी हम कोई भी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो उसके अंदर जो निकलता है, हम कह सकते हैं आप कह सकते हैं एक रेसिड्यू निकलता है, उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। When pulverized coal, मतलब जो फाइन कोल होता है, is burnt in the boiler of a thermal power station, a part of ash falls down at the bottom of the boiler and is known as bottom ash. तो जो बॉटम पे गिर जाती है उसे हम कहते हैं बॉटम एश। whereas major portion of the ash comes out along with the flue gas and is collected through electrostatic precipitator or filter bags or other means before allowing the exhaust gases to escape through chimney. This is called fly ash. तो हम देखते हैं कि जो ऐश जो होती है वो बाहर निकल के आती है फ्लू गैसेस के साथ, और इन्हें फिल्टर बैग्स वगैरह के थ्रू हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट से निकलने नहीं दिया जाता, और इसी को कहते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है वो हजार्डस वेस्ट है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो pollution control standards require that it can be captured prior to release, however it has found number of uses. तो हम देखते हैं कि जो फ्लाई ऐश है ये हजार्डस वेस्ट तो है, पर इसके कुछ यूजेस भी है। तो हम आजकल देखते हैं कि जो फ्लाई ऐश है, पहली बात तो सीमेंट के अंदर भी मिलाई जाती है, और दूसरा हम देखते हैं कि आजकल हम जो कंक्रीट है उसके लिए भी ईंटों की जगह जो हमारी ब्रिक्स बनती है उसकी जगह भी फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बनाई जा रही है। फिर एक ग्रेडेड एक्शन प्लान फॉर एयर पोल्यूशन की बात की गई थी,
ये नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था 2017 के अंदर, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप ग्रेडेड एक्शन प्लान को फॉलो करें ये एयर पॉल्यूशन की जो दिक्कत है उसको संभालने के लिए। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान से हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने ग्रेडिंग कर दी कि जो हम ये एक नजर रखेंगे कि कितना लेवल ऑफ पॉल्यूशन कर रही है इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, हाउस होल्ड, ऑटोमोबाइल्स, पावर प्लांट एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस वेदर organic, inorganic, biological or radioactive in water and such physical factors as heat which makes water unfit and harmful for use by human beings, animals and marine life। तो हम देखते हैं कि जो कोई भी जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे रेडियो एक्टिव हो, अगर वो पानी में पाए जाते हैं या कोई भी या फिर अगर हीट होती है जो अनफिट या हार्मफुल बना देती है पानी को ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स या मरीन लाइफ के लिए, तो इसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। द पोल्यूटेड वाटर रिड्यूसेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर एंड देयरफॉर अफेक्टिंग लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है। अगर हम क्लीन वाटर में देखें तो हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एक डिमांड होती है वाटर के अंदर, ये लेस देन 5 ppm होती है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। 5 से कम चाहिए होती है हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और 5 ppm से कम चाहिए होती है क्लीन वाटर के अंदर। जबकि कंटामिनेटेड वाटर के अंदर अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये लेस देन 8 ppm होता है। हम देखते हैं यहाँ पे तो जरूरत है 5 ppm से कम की, यहाँ पर हम कंटामिनेटेड में देखें 5 ppm से ही कम होता है, जबकि जो हाईली कंटामिनेटेड वाटर होता है उसमें 4 ppm से भी कम होता है हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है 17 ppm तक पहुंच जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ये कंटामिनेटेड में 8 ppm से कम होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और हाईली कंटामिनेटेड में 4 ppm से कम होती है। As dissolved oxygen content is considered important for the survival of aquatic organisms, the dissolved oxygen level depends on, तो हम देखते हैं कि dissolved oxygen किस किस पे डिपेंड करती है, amount of waste organic or inorganic in water, the demand increases when higher amount of waste is present due to decomposition of organic matter by microbes। तो हम देखते हैं कि कितना वेस्ट है वाटर के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। अगर वेस्ट ज्यादा होगा तो जो डिमांड होगी हमारी, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्लीन वाटर के अंदर ही लेस देन 5 ppm होती है, लेकिन कंटेमिनेटेड में मोर देन 17 ppm हो जाती है। सेकेंड है इसके अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा है तो वहां भी हम देखते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगी। और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बाय ऑटोट्रॉफ, तो अगर ऑटोट्रॉफ ज्यादा है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी ज्यादा होंगी। फिर हम देखते हैं ये जो ऑक्सीजन डिमांड है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर दो तरह की हो सकती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले हम बीओडी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स फॉर डीकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। तो ये रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोब्स के द्वारा, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको आप कह सकते हैं क्लीन अप कर पाए, उसको तोड़ पाए। क्लीन वाटर के अंदर जो हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये 5 ppm से कम होती है, जबकि हाईली पॉल्यूटेड वाटर के अंदर अभी हमने बात की थी कि ये जो बीओडी होती है इसकी डिमांड 17 ppm से ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ही ऑक्सीजन कम होगी वाटर के अंदर। BOD is measure of water pollution according to organic waste. Since BOD is limited to biodegradable element only, so it is not reliable method for measuring pollution load. तो हम देखते हैं कि जो BOD है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट ही देख सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रोब्स है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को ही सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता। अगर हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो इट इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट इज अमोनिया, नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वहां पे हम सिर्फ माइक्रोब्स का एसओ का यूज कर रहे थे जो नेचुरली पाए जाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोब्स एक तो आप कह सकते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, या फिर जो कंपोज करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को भी, तो इसे हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसके अंदर अमोनिया आता है, नाइट्रेट्स आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो हम देखते हैं अगर मेजर कॉजेज की बात करें वाटर पोल्यूटेंट्स की, तो देखते हैं हम यहाँ पे एक तो ज्यादा वेस्ट डिस्पोजल की वजह से होता है, या फिर ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग की वजह से होता है, या थर्मल पोल्यूशन की वजह से होता है। तो वेस्ट डिस्पोजल चाहे तो डोमेस्टिक सीवेज हो, एग्रीकल्चर वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, या किसी भी तरह का जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, या ड्रिलिंग की वजह से होता है, ऑयल ड्रिलिंग की वजह से, या थर्मल पोल्यूशन की वजह से होता है। अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी कंपाउंड्स इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्करी बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो हम देखते हैं जो बैक्टीरिया होता है वाटर के अंदर, वो मरकरी को मिथाइल मरकरी बना देता है, जिसकी वजह से मीरा माता डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है कैडमियम, इट इज द कॉज ऑफ इताई इताई विच इज वेरी पेनफुल डिजीज। तो जो कैडमियम की वजह से इताई इताई डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर जो बोन्स और जो जॉइंट्स होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं। थर्ड है इसके अंदर फ्लोराइड। हम देखते हैं कि जो एक्सेसिव फ्लोराइड होता है पानी के अंदर, उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो पीलापन आ जाता है दांत में, वो भी फ्लोराइड की वजह से होता है, क्योंकि वो जो आपकी इनेमल होती है उसको खत्म कर देता है, और इसकी वजह से बोन्स जो होती है वो ब्रिटल भी हो जाती है। फोर्थ है एक्सेस नाइट्रेट्स। व्हेन एक्सेस नाइट्रेट्स कंबाइन विद हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ऑक्सीजन, सो इट अफेक्ट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो हम देखते हैं कि अगर एक्सेस नाइट्रेट जो है वो कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। ओवर एक्सप्लॉइटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर में लीड टू लीचिंग द आर्सेनिक फ्रॉम रॉक्स टू कंटामिनेट ग्राउंड वाटर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। तो हम देखते हैं कि जो आर्सेनिक है ये रॉक से निकलता है, और ये जब हम कहते हैं जब हम डीप डिगिंग करते हैं तो जो आर्सेनिक होता है वो लीच हो जाता है पानी के अंदर भी। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर आर्सेनिक काफी कॉमन है, और इसकी वजह से ब्लैक फुट और कैंसर होता है। फिर अब हम टेरेस्ट्रियल पोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ई वेस्ट और प्लास्टिक दोनों की बात करेंगे, और यहाँ पे हम इनके मैनेजमेंट रूल्स की भी बात करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ई वेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एक्सप्लेन द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। Waste produced due to rapid obsolescence of electronic goods is known as e-waste pollution. It includes television, white goods. White goods का मतलब होता है large electronic goods used domestically such as refrigerator, hand drives, etc. तो जो भी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। इसके अंदर टेलीविजन हो गए, व्हाइट गुड्स वगैरह आते हैं। और जो इंडिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का आफ्टर यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी। तो हम देखते हैं कि फिफ्थ नंबर पे आता है इंडिया आफ्टर यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी। इन एडिशन टू द लोकल ई वेस्ट, द ई वेस्ट इज आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इट एंड्स अप इन द इनफॉर्मल सेक्टर। हम देखते हैं कि जो ई वेस्ट है इसको इंडिया इंपोर्ट भी करता है फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। फिर अगर हम इफेक्ट की बात करें ई वेस्ट की ऑन ह्यूमन वेल्थ, तो हम देखते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वेयर नो प्रॉपर इक्विपमेंट एंड वेस्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड, poor people including women and children recover valuable parts and materials and are exposed to large number of hazardous elements leading to chronic ailment, skin and eye problem and even life-threatening diseases. Hazardous compounds include lead, arsenic, mercury, cadmium, barium, beryllium, etc. तो हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होती और ना वेस्ट मैकेनिज्म होते हैं, जो पुअर पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, इनको लगाया जाता है कि ये वैल्यूएबल पार्ट्स को रिकवर करें वेस्ट मटेरियल से। तो इनकी वजह से यहाँ इनको काफी सारी स्किन आई प्रॉब्लम हो जाती है और काफी सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो जाती हैं। फिर अगर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करें तो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है। एक तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है और एक गवर्नमेंट के रोल की बात की जा रही है। तो पहले हम देखते हैं द फुल साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड हैज टू टेक ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखते हैं कि जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। तो ये दो स्कीम चालू कर सकते हैं, एक तो डिपॉजिट रिफंड स्कीम और ई वेस्ट एक्सचेंज। अगर आप नोकिया का पहले अगर एग्जांपल लेके देखें तो हम देखते थे कि नोकिया जो था वो ई वेस्ट का एक्सचेंज भी करता था और उन्होंने डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी चालू कर रखी थी कि अगर आप अपना पुराना फोन दोगे तो आपको रिटर्न में कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट रिफंड स्कीम। प्रोड्यूसर चार्ज एन एडिशनल अमाउंट एंड रिटर्न इट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिटर्न। तो इसके अंदर कोई जो प्रोड्यूसर है वो एडिशनल अमाउंट पहले चार्ज कर ले और फिर जब वो कोई भी आदमी उसको रिटर्न करे तो उसके अंदर उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है विद जो उसकी एडिशनल कॉस्ट थी विद इंटरेस्ट उसको लौटा दी जाए। सेकेंड इसके अंदर है ई वेस्ट एक्सचेंज, कि इंडिपेंडेंट मार्केट बनाया जाए जिसके अंदर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक जो आपका गुड है वो बेचा जा सके। तो हमने देखा कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो दो चीजें कर सकते हैं, तो डिपॉजिट रिफंड स्कीम या फिर ई वेस्ट एक्सचेंज। सेकेंड है इसके अंदर रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक तो अलोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर इंडस्ट्रियल स्पेस फॉर ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग, इंश्योर करनी पड़ेगी सेफ्टी हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, लाइबिलिटी कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, और फोर्थ इसके अंदर उनको अर्बन लोकल बॉडी को लगाना पड़ेगा कि वो कलेक्ट कर पाए और चैनलाइज कर पाए ऑर्फन प्रोडक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज प्लास्टिक, एक्सप्लेन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसमें पॉलिथीन, पीवीसी, नायलॉन वगैरह आते हैं, and it can be molded into different shapes and sizes, making it rigid or slightly elastic। तो हम देखते हैं जो प्लास्टिक है सिंथेटिक मटेरियल से बनता है और इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर आते हैं, जिसके अंदर पॉलिथीन है, पीवीसी है, नायलॉन आता है, और हम देखते हैं कि इनको काफी सारी शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है और इनकी काफी सारी साइजेस वगैरह भी बनाई जा सकती है। अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करें तो यहाँ पे हम 7 रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला तो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो प्लास्टिक का मैनेजमेंट करे। तो हम देखते हैं कि आजकल जो थैलियां है प्लास्टिक की वो काफी कम हो गई हैं, आजकल हम कपड़ों के थैले यूज करने लगे हैं, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको बना रहा है। फिर इसके अंदर जो मिनिमम थिकनेस है उसको बढ़ा दिया गया है, 40 माइक्रोन से 50 माइक्रोन की हिदायत दी गई है कि आप 40 माइक्रोन की जगह 50 माइक्रोन की थैली बनाएं, और जो प्लास्टिक जो रिसाइकिल नहीं की जा सकती आप उसे ना बनाएं। थर्ड है कि रूरल एरियाज को भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, कि जो हमारे मैनेजमेंट रूल्स हैं इसके अंदर हमारे रूरल एरियाज भी काउंट होंगे। फिर फोर्थ है इसके अंदर कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट जनरेटर की वो भी इंट्रोड्यूस की गई है, कि भैया पहले प्रोड्यूसर ने तो बना दी पर जो वेस्ट जनरेट कर रहा है भाई उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द इंडिविजुअल इन द बल्क जनरेटर्स लाइक ऑफिसेस टू सेग्रीगेट वेस्ट एंड पे यूजर फी टू द यूएलबी। तो जो वेस्ट जनरेट कर रहा है, जो हमारे होम्स हैं, उन्हें पहली बात तो सेग्रीगेट करना है वेस्ट को कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है, और दूसरा जो वहां की जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी उनको पैसा भी देना पड़ेगा। पर्सन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स हेल्ड इन ओपन स्पेसेस हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दोज इवेंट्स। तो हम देखते हैं काफी सारे इवेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो स्टेडियम के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे जो वेस्ट जनरेटर है, मतलब जो स्टेडियम का मैनेजमेंट है, उसको जो वेस्ट है ये जो इसका आप कह सकते हैं क्लीनिंग करानी पड़ेगी। और फिफ्थ इसके अंदर की जो शॉपकीपर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कराएंगी कमोडिटीज को इन प्लास्टिक बैग्स के अंदर, अगर अदरवाइज उनको फाइन पे करना होगा। और जो प्लास्टिक बैग्स है ये सिर्फ उन्हीं शॉपकीपर्स या प्री रजिस्टर्ड वेंडर्स के पास होंगे जिनके पास जो लोकल अथॉरिटी जिनके पास परमिशन हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। तो अगर हम प्लास्टिक के एडवांटेजेस की बात करें तो हम देखते हैं कि इसको मोल्ड किया जा सकता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर और कोई सी भी शेप दी जा सकती है। ये लाइट इन वेट होता है इसलिए इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, लेस एक्सपेंसिव होता है तो गुड पैकेजिंग मटेरियल की काम आता है, और प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करता है फूड्स और मेडिसिन को। आजकल हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो हम मैक्सिमम चीज जो हमारी है प्लास्टिक से बन के आ रही है। इवन मोबाइल फोन्स हो गए हमारे, या हम कह सकते हैं जो चिप्स के रैपर्स हो गए, या आप कह सकते हैं जो लेमिनेशन हो गई, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्लास्टिक की ना बन के आ रही हो। चाहे हमारी बकेट्स हो गई या हमारे हम कह सकते हैं सब चीजें आजकल प्लास्टिक की आ रही है। इसके अगर डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लाइक पेट्रोलियम या फिर कोल की जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन। और इसके अंदर जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं उनकी वजह से जो फूड होता है वो कभी कभी हैजार्डस हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गरम गरम खाने के ऊपर एकदम से लिड ना लगाएं, जो आप डिस्पोजेबल वाला प्लास्टिक यूज करते हैं उनका। फिर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत इन प्लास्टिक के अंदर इसके डिस्पोजल की है।
तो अगर लैंडफिल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर आपने किसी भी लैंड के अंदर अगर दबा दिया तो उसको बहुत बहुत साल लगते हैं कि वो डिग्रेड हो जाए, वरना वो डिग्रेड ही नहीं होता, आप कह सकते हैं प्लास्टिक। सेकंड है बर्निंग, अगर आप इसकी बर्निंग कर दें तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। फिर थर्ड है कि अगर आप इसको नेचर पे छोड़ दें, अगर आप इसको ऐसे फेंक देते हैं प्लास्टिक को, तो आप देखते हैं कि जो एनिमल बर्ड्स या मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसको कंज्यूम कर देती हैं और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और चौथा है अगर ये ड्रेनेज में चली जाए तो इनकी वजह से हम देखते हैं कि जो ड्रेन्स है वो चोक हो जाते हैं और इनकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपी, एक्सप्लेन द टर्म बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। POP are hazardous organic compounds that are resistant to environment degradation through chemical, biological and photovoltaic process. They are created during human activities either intentionally or as byproducts. तो हम देखते हैं कि जो ये हमारे POPs हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, पहली बात तो हमें समझ में आ ही रहा है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करते हैं थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल, फोटोलिटिक प्रोसेस के द्वारा, और इनकी वजह से हम देखते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा बनाए जाते हैं, या तो इंटेंशनल या फिर नॉन इंटेंशनल। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ह्यूमंस के अंदर और एनिमल टिश्यूज के अंदर, और हम देखते हैं कि ये बायो मैग्नीफाई हो जाते हैं फूड चेन्स में। तो हम दोनों का मतलब समझेंगे कि बायो एक्यूमुलेट और बायो मैग्नीफाई क्या होता है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स इन द बॉडीज ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड एंड एनवायरनमेंट बट विद इन ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। तो अगर एक किसी भी, हम देखते हैं कि किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल पे जो कंजम्पशन किया जाता है किसी भी फूड का या एनवायरनमेंट के थ्रू, तो उसके अंदर अगर पीओपीज आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। Biomagnification refers to the increase in concentration of non-biodegradable pollutants at successive trophic levels. तो हम देखते हैं कि अगर ये ट्रांसफर होने लग जाए एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो इसे हम कह देते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई भी अगर एक हैन है, तो अगर उसने कोई भी पीओपी खा लिया और उसके बाद कोई भी अगर ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है, तो पहला तो हैन के अंदर तो बायो एक्यूमुलेट हुआ, और अगर ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो उसको बायोमैग्नीफाई हो गया। अब क्यों होता है ये बायोमैग्नीफाई, तो इसका कारण है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर और मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं किए जा पाते, और जिसकी वजह से ये नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल के अंदर पास ऑन हो जाते हैं। और इसके हम देखते हैं कि ये मरकरी और डीडीटी के द्वारा काफी ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन होता था। इसका एक डायग्राम भी है। तो हम देखते हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो 0.04 ppm है यहाँ पे, तो और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में 0.23 ppm हो जाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में 2.07 ppm हो जाता है, जबकि टर्शरी कंज्यूमर में ये 3.9 ppm हो जाता है। जो ये बायो मैग्निफिकेशन है ये काफी बड़ा कारण रहा है कि जो वल्चर्स की जो डेथ हुई है, उन्होंने धीरे धीरे जो हम कह सकते हैं उन्होंने सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम किया उसके अंदर पीओपीज थे, और उनकी वजह से वल्चर्स के इंडिया के अंदर डेथ हुई है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन अबाउट द फ्यू पीओपीज एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो अगर हम बात करें पीसीबीज की सबसे पहले, तो पीसीबीज हम देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उसके अंदर काम में लिए जाते हैं, और ये हम देखते हैं कि कैपेसिटर्स हो चाहे ट्रांसफॉर्मर्स हो, जो हमारी जो बाहर जो एमसीबी लगती है उसके अंदर भी काम आते हैं ये, और ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं और इनकी वजह से कैंसर और लिवर और नर्व डिसऑर्डर भी हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर डायोक्सिन्स। डायोक्सिन्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जब फ्यूल जो होता है पार्टली बर्न होता है बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक, कोल्स एंड सिगरेट्स की वजह से, और ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, कार्सियोजेनिक होते हैं। कार्सियोजेनिक का मतलब होता है कि पोटेंशियल होता है कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर थर्ड है डीडीटी। डीडीटी बैन किया गया है एग्रीकल्चर यूज के लिए, जबकि मलेरिया इरेडिकेशन के लिए डीडीटी आज भी यूज होता है। फोर्थ है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान के बारे में हम बात करें तो ये यूज किया जाता था पहले केरला के अंदर फॉर द कैशू प्रोडक्शन अंटिल बैंड बाय द गवर्नमेंट। इसकी वजह से कैंसर, मेंटल रिटार्डेशन और अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। फिफ्थ है हेप्टाक्लोर। द पेस्टिसाइड्स कंटेनिंग हेप्टाक्लोर कॉजेज कैंसर एंड प्रेवलेंट इन पंजाब। तो ये हेप्टाक्लोर की वजह से ये पेस्टिसाइड्स के अंदर पाया जाता था, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी लोगों को कैंसर हुआ है पंजाब के अंदर। सिक्स्थ है एस्बेस्टस। Asbestos are silicate fibrous minerals. The fibers are woven in cloth as binders like cement.
ऑल्सो यूज इन फॉर शिपिंग शिप बिल्डिंग। तो हम देखते हैं कि शिप बिल्डिंग में काफी काम आता है। सिलिकेट फाइब्रस मटेरियल होता है एस्बेस्टस, और जो WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने बैन कर दिया है एस्बेस्टस को, जबकि जो इंडिया है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है अभी भी एस्बेस्टस का। सेवेंथ है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। तो ये मेटल्स, टीवी, फ्रिजेस उनकी में काम आता है जिससे जो फायर हैजार्ड है वो कम हो सके, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। और इनके अंदर इनकी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, पर एक्चुअली इसका कुछ नहीं पता हमें एग्जैक्टली। ट्वेल्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बायो रेमिडिएशन एंड इट्स यूज इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। तो हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो एक प्रोसेस बनाई गई बायो रेमिडिएशन। इट इज अ प्रोसेस फॉर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये एक प्रोसेस है जिससे वेस्ट मैनेजमेंट को एफिशिएंटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अंडर वेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, under are introduced to waste which facilitate the decomposition of the waste in the environment। तो हम देखते हैं कि ये जो वेस्ट होता है उनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि एक ऑयल जैपर बनाया गया, जो हमारे ऑयल स्पिल हो जाते हैं एनवायरमेंट हमारे वाटर के अंदर, उनको कंट्रोल करता है ऑयल जैपर। फिर हमारा 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर कर्बिंग हजार्डस सब्सटेंसेस। तो अभी हमने हजार्डस सब्सटेंसेस पढ़े, पीओपीज के बारे में पढ़ा, तो हम इनके बारे में देखेंगे कि इनके लिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 हम बात करेंगे कन्वेंशन की, जिसके अंदर है बेसल कन्वेंशन जो 1989 के अंदर होती है, फिर रॉटरडैम कन्वेंशन है जो 98 के अंदर होती है, फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो 2001 में होती है, और फिर फोर्थ है मीना माता कन्वेंशन जो 2015 में होती है। तो इसको हम ब्रॉसम के नाम से याद कर सकते हैं, ब्रो, BROSOM। अगर हम देखें तो हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर बेसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट की बात की जाएगी, यहाँ पे मूवमेंट के ऊपर बैन लगाया जाएगा। फिर रॉटरडैम के अंदर कंसेंट ली जाएगी, स्टॉकहोम के अंदर एक्शन की बात करेगा, और मीना माता के अंदर ये बैन की बात करेगा। जिसे हम एम कैप के नाम से भी याद कर सकते हैं, मिनी कैप के नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसल की बात करते हैं। दूसरी बात, हम ब्रॉसम याद कैसे रखेंगे, तो अगर कोई भी अगर हैजार्ड आता है, हम देखते हैं कि कोई भी अगर मुसीबत आती है, सबसे पहले हम भाई को याद करते हैं, तो ब्रोसम। तो ब्रॉसम को हम हैजार्डस सब्सटेंसेस से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बेसल पढ़ते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड एट बेसल जर्मनी इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द कंसर्न अबाउट द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बीइंग डंप्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो बेसल जर्मनी के अंदर 1989 के अंदर हुई, और इसके अंदर कंसर्न्स पेश की गई कि जो टॉक्सिक मटेरियल है वो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, या आप कह सकते हैं जो डेवलप कंट्रीज है, वो डंप कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो जो बेसल कन्वेंशन है कंट्रोल करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल फ्रॉम द डेवलप्ड टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। हाउएवर इट डिड नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो रेडियोएक्टिव वेस्ट इसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। सेकंड है रॉटरडैम। ये अडॉप्ट की गई थी रॉटरडैम नीदरलैंड के अंदर 1998 के अंदर, और इसने कन्वेंशन में लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट किए कि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर 30 हजार्डस पेस्टिसाइड्स। तो जो 30 हजार्डस पेस्टिसाइड्स हैं उनके लिए ये कंसेंट लेनी पड़ती है आपको, अगर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो। फिर थर्ड है स्टॉकहोम। इट वाज अडॉप्टेड एट स्टॉकहोम स्वीडन इन 2001 इन रिस्पॉन्स टू द अर्जेंट नीड फॉर ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पीओपी। तो पीओपी से बचाने के लिए ये बात की गई थी। द कन्वेंशन क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन persisting organic pollutant POP. It puts restriction of production or all international produced POP and disposal in safe, efficient and environmentally sound manner। तो ये बात करता है कि किस तरह आप प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो और किस तरह जिनका डिस्पोजल है वो सेफ तरीके से किया जाए। फोर्थ है मीना माता। इट वॉज अडॉप्टेड एट यूएन एट मीना माता जापान इन 2015 इन रिस्पॉन्स ऑन बैन ऑन मरकरी माइंस एंड फेजिंग आउट एग्जिस्टिंग वंस। तो ये मरकरी माइंस के बैन की बात करता है। यूएन का रेजोल्यूशन है जो जापान मीना माता के अंदर 2015 में हुआ था। तो हमने देखा हजार्डस सब्सटेंस के लिए हमारा ब्रॉसम है, और इसके अंदर एम कैब रूल फॉलो होता है, मिनी कैब रूल फॉलो होता है, मूवमेंट कंसेंट एक्शन एंड बैन। फिर हमारी है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक कैलिफोर्निया के पास एक टाउन है जिसका नाम है एर्काटा। तो इन्होंने बायोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया और हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया। तो इसके बाद इन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कुछ बनाया इन्होंने विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे पहले इन्होंने हम बात करें तो क्लीनिंग occurs in two stages, that is conventional sedimentation, filtration and chlorine treatment are given. After this stage, lot of dangerous pollutants like dissolved heavy metals still remain. To combat this, an innovative approach was taken. The biologists developed a series of 6 connected marshes over 60 hectares of marshland. तो हमने देखा पहले तो sedimentation, filtration और chlorine treatment की काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जो हैवी मेटल से जो रह गए उसके लिए मार्शलैंड का बना रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने जो 60 एकड़ के अंदर मार्शलैंड बनाई है, जिसके अंदर इन्होंने 6 मार्शेस को कनेक्ट किया है। Appropriate plants, algae, fungi, bacteria were sealed into this area, which neutralizes, absorbed and assimilate the pollutants. Hence, the water flows through the marshes. It gets purified naturally. The marshes also constitute a sanctuary with a high level of biodiversity in the form of fishes, animals, birds that now reside here. तो हम देखते हैं जो एर्काटा जो टाउन है इसमें एक बहुत ही बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का आप कह सकते हैं कंसेप्ट दिया है पूरे वर्ल्ड को। सेकेंड है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। A solution to this can only be human beings becoming more sensitive to the environmental issue. तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके लिए सबसे इजी तरीका यही है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए सजग हो जाए। तो देखते हैं कि जो जो हमारा वेस्ट है उसको 3 पार्ट में बांट दे, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर उसे बांट दिया जाए। थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक वाज डेवलप्ड बाय अ कंपनी नेम्ड पॉलीबेंड। तो ये हम देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी वेस्ट प्लास्टिक है इसके लिए जो कंपनी है पॉलीबेंड ये इसको रिसाइकिल करेगी और इसको जो बिटुमेन होता है जो आप कह सकते हैं कि जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन में काम आता है उसके साथ इसको मिलाया जाएगा। ये जो काम है ये आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन और अहमद खान जो जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया है वो मिलके कर रहे हैं और ये पॉलीबेंड और बिटुमेन को मिला के रोड्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिटुमेन है वो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी शो करने लगता है और इसकी वजह से जो रोड की जो लाइफ है वो 3 फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होता है पॉलीबेंड के लिए वो कोई भी प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है। तो जो पहले जो रैक पेकर्स होते थे उनको 0.4 रुपीज दिया जाता था, आप कह सकते हैं 40 पैसे दिए जाते थे पर केजी। जो अब खान जो है वहां पे जो अहमद खान है वो उनको 6 रुपए पर केजी तक प्रोवाइड कराते हैं। तो काफी बड़ा इनिशिएटिव है। पहली बात तो हमने प्लास्टिक जो वेस्ट है उससे हमने निजात पा लिया इस तरीके से, और दूसरा हम देखते हैं कि जो रैक पिकर्स है उनकी भी काफी अच्छी अर्निंग हो पा रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो हम देखते हैं जो रमेश चंद्र डागर है ये फार्मर है सोनीपत हरियाणा के अंदर और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं जिसके अंदर बी कीपिंग है, डेयरी की मैनेजमेंट है, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग है, कंपोजिट एंड एग्रीकल्चर है और इसके अंदर काफी सारी प्रोसेस को इंक्लूड कर रहे हैं और ये काफी इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वेंचर है और इसके अंदर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का इनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो कैटल एक्सक्रीटा है वही एज अ मैन्योर काम आ जाता है। जो क्रॉप का वेस्ट है उसके ये इज यूज टू क्रिएट कंपोस्ट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, कैन बी यूज्ड टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म। तो हमारा हम देख रहे हैं कि अगर हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको प्रॉपरली मैनेज करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन की हो, चाहे एयर पॉल्यूशन की हो, चाहे हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की हो, इन सबको हम देखते हैं कि सॉल्व किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जो हजार्ड सब्सटेंस होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।